हेलो दोस्तों, वीडियो मैं आज समय से बना रहा हूँ और अभी मुझे थोड़ा सा काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये पूरे दिन की मेहनत है, कल पूरे रात की मेहनत है, जिसमें मैंने तरह तरह चैनल से आवाज़ें सुनी, डायरेक्ट बात हुई और पता लगाया। तो यूक्रेन और रशिया का क्या हाल है, यूरोपियन कंट्रीज़ का क्या हाल है, नाटो का क्या हाल है, यूएस का क्या हाल है, बस इन्हीं लोगों पे नज़र रखने की ज़रूरत है दोस्तों। और मैं स्टॉक मार्केट के बारे में इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो में जो मैं बातें बताऊँगा, वक्तव्य दूँगा, मेरे दर्शकों को ये इस वीडियो से सुन के स्टॉक मार्केट की किसी भी स्क्रिप्ट में ख़रीदना या बेचना करने के बाद जो नुकसान या फ़ायदा होता है उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर उनको कुछ ख़रीदना या बेचना है तो वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले ले। तो दोस्तों, ये पहले तो मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ कि जिस तरह से कल मार्केट शॉर्ट कवरिंग की वजह से मैंने सिद्ध भी कर दिया था, क्योंकि डो जोन्स फ्यूचर्स डाउन थे और शॉर्ट कवरिंग हुई, काफ़ी मार्केट ऊपर रहा। SGX निफ्टी तो 16,963 पे जाके बैठ गया। अभी मैंने देखा है दोस्तों, आज मार्केट सिंगापुर के खुले हैं, SGX निफ्टी 700 कुछ है, 16,700 कुछ पे है और अभी मूवमेंट दिखा रहा है। दूसरे जितने भी दोस्तों यूरोपियन मार्केट्स हैं वो सब 2% 2.5% डाउन हैं। डो जोन्स फ्यूचर्स मैंने देखा नहीं है, वो भी डाउन ही होगा, क्योंकि अभी उसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं, उसको कल सुबह देखा जाएगा। और जैसे ही समय आएगा कल, वो 8:30 बजे या 8 बजे के आसपास आपको एक वीडियो प्रदान की जाएगी, जिससे आपको कल के उतार चढ़ाव का ताज़ा पता चल सके। तो इसलिए आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और लाइक करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको बिल्कुल ताज़ा वीडियो परोस दूं, ताकि आप थोड़े से अनभिज्ञ ना रहें बाज़ार से और बाज़ार की जानकारी में रहें। और मैं बेसिकली दोस्तों काफ़ी समय से इस बाज़ार को देख रहा हूँ और इस मेरे 35-40 साल के तजुर्बे को आप इस्तेमाल करें और इस बाज़ार में ना फंसें। TTL की राम कहानी मैंने बता दी थी दोस्तों। चाहे बाज़ार गिरे या ऊपर रहे, उसको तो मैंने बहुत मोटे शब्दों में बोल दिया था, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कोई ना कोई पुंटर्स का आदमी सुन रहा होगा और वो धीरे से ऑपरेटर को भनक आ जाएगी, क्योंकि ये भी मुझे ज्ञान है किस तरह से ये लोग भनक ले लेते हैं और उस बाज़ार में उस शेयर को गिरा देते हैं या उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक इंडेक्स की बात है, निफ्टी इंडेक्स की बात है, वो निफ्टी इंडेक्स से कल के बाज़ार में आज का हालात देखते हुए सपाटी खुलने की उम्मीद है। इस समय पे सपाटी खुलने की उम्मीद है और मूवमेंट जो मैं बता रहा था, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। तो आज मुझे इस समय पे दोस्तों, अब बुरा मत मानिएगा, नीचे जाने की ज़्यादा उम्मीद लग रही है। एक हमारे भारतवर्ष का छात्र भी यूक्रेन में मर चुका है, अभी अभी की ताज़ा खबर है, जो गोलीबारी के दौरान उसका डेथ हुआ है। और मैंने आज महाशिवरात्रि के दिन अपने मोदी महादेव की जय बोली थी और आर्मी की प्रशंसा की थी। हमारी वायुसेना उसमें संलग्न हो गई है और जिस तरह से हमारे बच्चों को वहाँ परेशान किया जा रहा है, चाहे वो पोलैंड बॉर्डर हो और चाहे वो रोमानिया बॉर्डर हो दोस्तों, वहाँ की पुलिस यूक्रेन की भी, पोलैंड की भी, रोमानिया की भी बर्बरता पे उतर आई है और बच्चों को हम अपने को बचाने के लिए पूरी जान से लगे हुए हैं और वायुसेना को आदेश दे दिए गए हैं। और शायद कुछ प्लेन्स तो वहाँ लैंड भी हो गए हैं, क्योंकि जितनी भी घरेलू उड़ानें हैं उन पे कल से रोक लगा दी जाएगी और सिर्फ हमारे वायुसेना के ही एयरक्राफ्ट वहाँ उड़ के उन बच्चों को लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ मिसाइलें दागी जा रही हैं, गोला बारूद चल रहे हैं और हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं सेना के, एयरफोर्स के, वो एंटी मिसाइल्स भी हैं कुछ, और उनसे भी हमारे रक्षा होगी। और दूसरा, वहाँ के देश भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि
इनका एयरफोर्स का विमान यहाँ आ गई है, और जो अपना जो बड़े वाला विमान है वो काफ़ी 600-700 बच्चों को एक साथ ले आएगा। ब्लॉकबस्टर कुछ उसका नाम है, तो S-17 करके। तो दोस्तों हिंडन बेस पे उसकी उड़ान होगी, वहीं पे उतरेगा। ये जहाँ भी गवर्नमेंट चाहेगी उसको वहाँ उतारेगी, बच्चे एक तरह से हिंदुस्तान में आ जाए और हम निश्चिंत हो जाए। दोस्तों ये तो रही है हमारी बात। अब रही रशिया की बात। रशिया का काफ़ी नुकसान यूक्रेन ने किया है। अभी मैंने जीती जागती एग्जाम्पल देखी है, कुछ पत्रकार हमारे जगह जगह पे वहाँ हैं, कुछ का कैरियर रशिया से शुरू हुआ, वो भी वहाँ की राम कहानी बता रहे हैं। राम कहानी ये है कि पूरी रशियन फोर्स जी जान से यूक्रेन पे गोलाबारी कर रही है, और यूक्रेन का बच्चा बच्चा दोस्तों, उनकी राष्ट्रीयता की काबिलियत की तारीफ़ की जाएगी। बच्चा बच्चा उनका मुकाबला कर रहा है। अभी एक जैसी गाड़ी किसी बिल्डिंग में घुसी, 15-20 औरतें उस गाड़ी को घेर लिया, और उसको आदमी लोग पीछे रहे और उसको वहाँ से भागना पड़ा। तो जिस तरह से रशियंस वहाँ से भाग रहे हैं दोस्तों, वहाँ जम नहीं रहे हैं, यूक्रेन पीछे नहीं हट रहा है, वे रशियंस वहाँ करेंगे क्या? कैसे कब्जा करेंगे? कैसे रहेंगे? कैसे वहाँ की पब्लिक को कंट्रोल करेंगे? वैमनस्यता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वही नागरिक वहाँ से छोड़ के यूक्रेन को जाने वाले नहीं है। रशिया युद्ध बंद करने वाला नहीं है। अभी कुछ बातचीत का सिलसिला तो मैंने सुना नहीं है, और युद्ध जारी है। और अगर ये 10-15 दिन युद्ध खिंचा, और अभी अभी की ताज़ा खबर है दोस्तों, पोलैंड में जो एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान रशिया से खरीदे हुए रखे हुए हैं और वो बॉर्डर पे तैनात हैं, यूक्रेन के ट्रेंड पायलट उनको लेके उड़ रहे हैं दोस्तों। रशियंस के एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान रशियंस पे ही गोलाबारी की तैयारी में हैं, और वो पूरे बारूद से लदे खड़े हैं। वेपन्स भी यूक्रेन में आ रहे हैं, और पहले से ही यूक्रेन के पास वेपन्स थे, और उनके यहाँ वेपन्स बनाने के बड़े बड़े कारखाने अभी भी जिंदे हैं, और ज़बरदस्त वो रशिया का मुकाबला कर रहे हैं। किसी भी समय दोस्तों, किसी भी समय, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाटो या यूरोपियन कंट्रीज़ का कोई भी देश इस वार में कूद सकता है। अगर एक भी कुछ देश वहाँ से कूद पड़ा तो ये वर्ल्ड वार का रूप लेने में देर नहीं लगाएगा। दोस्तों पहले मैंने शेयर बाज़ार की बात की, फिर मैंने अपने देश की बात की, फिर मैंने यूक्रेन रशिया की बात की, अब मैं नाटो, पोलैंड, नाटो, यूरोपियन कंट्री एंड यूएस की बात कर रहा हूँ। यूएस भी सतर्क है। तो जिस तरह से इन लोगों में आपस में ये युद्ध छिड़ा हुआ है दोस्तों, आप अपने मार्केट की ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद छोड़ दें, नंबर 1। नंबर 2, 10 तारीख को, आज पहली तारीख है, कल 2 तारीख हो जाएगी, और 3 और 4 को बाज़ार खुलेगा, 5-6 को बंद रहेगा। तो दोस्तों 7 तारीख के बाद 10 तारीख की कामना लोग करने लगेंगे। और मैं भविष्यवाणी आपके सामने कर देता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की रग रग जानता हूँ, और वैसे तो मैं MBA फाइनेंस में किए हुए हूँ, और MSc केमिस्ट्री एंड बेसिकली साइंटिस्ट हूँ। उसके बाद मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस एंड HR में मैंने किए हुए हैं। तो फाइनेंस, शेयर एंड डिविडेंड एंड अदर अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल थिंग्स आई नो बेटर। तो क्या होगा, और ऊपर से 35-40 साल का तजुर्बा है। सन 86-87 से ही मैं इस बाज़ार के काफ़ी टच में हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस बाज़ार में मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं, इतनी कठिन परिस्थिति में पहली बार देख रहा हूँ दोस्तों। ये युद्ध वाली स्थिति में पहली बार देख रहा हूँ, और मेरे रिटेल इन्वेस्टर्स करोड़ों डीमेट खुला के इस बाज़ार में आ गए हैं, इसलिए बाज़ार गिर नहीं रहा। अदरवाइज ये DII की मत्थे तो बाज़ार नीचे चला जाता। लेकिन मैंने ये भी एक अनुमान लगाया, जिस तरह से 55,000 करोड़ का पैसा IPO LIC का उठाएगा, 55,000 करोड़ का मतलब 3 गुना या 4 गुना तो सरकार में होगा ही। तो 1.5 लाख करोड़ रुपया बाज़ार से निकलेगा। लिक्विडिटी इतनी बड़ी निकलेगी दोस्तों, बाज़ार गिरने के चांस तो 100% हैं। 10 तारीख को यूपी से मैंने पहली बात युद्ध की बताई, बाज़ार गिरेगा। दूसरी मैंने यूपी 10 तारीख के इलेक्शंस की 5 स्टेट की बताई। बीजेपी का पलड़ा थोड़ा हल्का है, और अगर ये
यूपी में सरकार नहीं बना पाती, जिसकी उम्मीद मुझे 70% है दोस्तों। मैंने वर्ल्ड वार भी बताया था कि नहीं होगा, अभी तक तो नहीं होगा भाई, लेकिन संभावना बढ़ती जा रही है। तो यूपी में जिस तरह से ये बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी और अखिलेश की गवर्नमेंट बनेगी, समाजवादी की गवर्नमेंट बनेगी, मोदी जी के रास्ते दिल्ली में घुसने के बंद से होते नजर आएंगे। शेयर मार्केट को झटका लगेगा। ये मेरी दूसरे नंबर की बात है। तीसरे नंबर की बात, इस यूरोपियन यूनियन या नाटो के देश कभी भी इस युद्ध में कूद सकते हैं। और एक बड़ी बात दोस्तों, आईपीओ में 1.5 लाख करोड़ रुपया उठेगा, लिक्विडिटी कम होगी, बाजार नीचे जाएगा। तो ये बाजार गिरने के फैक्टर्स हैं। महंगाई बढ़ेगी और ब्याज दरें बढ़ेंगी, लोग बैंकों में पैसा डालेंगे, शेयर मार्केट से निकालेंगे। एफआईआई ऑलरेडी बेच रहे हैं और एलआईसी में जो भी पैसा निकलेगा, अभी एलआईसी दोस्तों आपको बता दूं, नए बच्चों को खास तौर से अच्छी तरह से बच्चे लोग सुने, डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये हैं क्या दोस्तों? जो पैसा डीआईआई लगा रहे हैं उसमें 80% से ज़्यादा पैसा एलआईसी लगा रही है। रोज़ 4,000 का खरीद लिया, 5,000 करोड़ का खरीद लिया, 7,000 करोड़ का खरीद लिया एफआईआई के अगेंस्ट। तो वो पैसा एलआईसी लगा रही है। जब इसका आईपीओ बाजार में आ जाएगा तो एलआईसी नहीं लगाएगी। एलआईसी नहीं लगाएगी तो मार्केट धराशायी हो जाएगा। तो मैं इस मार्केट के इंडेक्स को 14,000 के आसपास, निफ्टी इंडेक्स को 14,000 के आसपास मार्च के महीने में जाता हुआ देख रहा हूँ। जिस भाई को जिस स्क्रिप्ट में कुछ 2-4 पैसे मिलें वो उसको ज़रूर प्रॉफिट ले ले, ये मेरी एक एडवाइस है। और एनालिसिस करके स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स मैंने बता दी हैं। आप उन स्क्रिप्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए और उनको लगाए रखिए। जब मैंने इतनी बात बड़ी बता दी कि 14,000 इंडेक्स में मार्च के महीने में देख लूँगा, ऐसा मुझे लग रहा है, तो दोस्तों आप अच्छी तरह से अपने पोर्टफोलियो को सुसज्जित करिए और मजबूत करिए और संभाल के रखिए। अगर अच्छे स्क्रिप्ट आपके पोर्टफोलियो में हैं और आपको लगे कि भाई ये स्टॉक मैं बेच दूंगा तो मुझे नुकसान है, तो उसको नुकसान में मत बेचिए दोस्तों। मैंने मार्च तक की बात की है, अगला मार्च भी है, उससे अगला मार्च भी है। तो हम लोग ऐसे कहीं गलत जगह पे इन्वॉल्व हमारा देश नहीं है। इकोनॉमी फिर सुधरेगी, रेट डेप्ट जो हमारे बैंकों में ब्याज हैं वो फिर लिबरल होंगे और शेयर मार्केट में पैसा एफआईआई का फिर आएगा। दिवाली पर दिए ज़बरदस्त जलेंगे दोस्तों। तो इसलिए मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को आप लॉस में मत बेचिए और जहाँ जिसमें आपको मुनाफा है तो आप उसको बेच दीजिए। क्योंकि मुझे मार्च के महीने में ये 3-4-5 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं और कम ही ये शेयर मार्केट दिखाई दे रहा है। तो अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं मैं रोज़ चिल्ला के बता देता हूँ। रोज़ मैं बता देता हूँ। मैंने एनालिसिस, एक डीप एनालिसिस भी लगभग अच्छे खासे 30-40 स्टॉक की करके बताई है। और जो बच्चे लोग पूछते हैं, मैं रोज़ एनालिसिस करके भी अपने यूट्यूब के कमेंट्स में आपके इस मिले जुले टेलीग्राम चैनल्स पे अच्छी तरह से बता देता हूँ। और किसी को पर्सनली अगर अपना पूछना है तो वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है, समझ सकता है, उसकी डिटेल जान सकता है और अपने पूरे पोर्टफोलियो के शेयर्स की व्याख्या करा सकता है, कौन से शेयर बेचने चाहिए, कौन से नहीं बेचने चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे लोग अपने पोर्टफोलियो को उजागर करने में शर्माते हैं, क्योंकि वो पेनी स्टॉक्स खरीद के बैठे हैं और वो स्टॉक्स अब आधे तिहाई हो गए हैं। वो रोज़ मेरे से पूछते हैं व्हाट्सएप पे, सर इनका क्या करें, इनका क्या करें, इनका क्या करें। भाई देखो, दिमाग लगता है वो investing.in में या कहीं किसी पर्टिकुलर साइट पे जाके उनकी बैलेंस शीट को देखा जाता है, उनकी अच्छाई बुराई को देखा जाता है, उनके ग्रुप को देखा जाता है, उनकी गवर्नेंस को देखा जाता है, उनके फंडामेंटल्स को चेक किया जाता है, उनके रिजर्व को चेक किया जाता है, उनके पिछले 6 साल 2017 से डाटा अवेलेबल है, उनके डाटा को खंगाला जाता है, तब कंक्लूजन निकाल के आप लोगों को बताया जाता है, एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है मार्च 2022 तक।
तब बताया जाता है कि ये स्टॉक रखने लायक है या नहीं रखने लायक है। तो अच्छे खासे 10, 12, 15 पैरामीटर्स एक स्क्रिप्ट की खंगाल के आपको कंक्लूजन बताया जाता है। उसमें दिमाग भी लगता है, मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है दोस्तों। तो मैं ये काम पर्टिकुलरली अपने व्हाट्सएप पे, जिससे बच्चों के पोर्टफोलियो की प्राइवेसी भी सुरक्षित रहती है, उस पर बताता हूँ। और पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है, मैं यूट्यूब के कमेंट्स में भी डिटेल बता देता हूँ। आपके इस टेलीग्राम चैनल्स में भी आप लोग पूछते हैं तो मैं डेफिनेटली उसी तरह के एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ। तो ये 3 सोर्स हैं। टेलीफोन मुझे बहुत आने लगे थे, मैंने बच्चे लोगों को मना कर दिया कि टेलीफोन, अगर मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, भाई अपनी कुछ मेडिसिन ले रहा हूँ या मैं कहीं बैठा हूँ, तब टेलीफोन आ जाए तो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है दोस्तों। जनरली तो मैं अपने घर से ज़्यादातर कहीं जाता नहीं हूँ। आप लोगों के ही इस वीडियो के बनाने की और डाटा कलेक्शन की और नई नई जानकारियाँ हासिल करने की, नई नई बातें समझने की, आपको बताने की तैयारी में लगा रहता हूँ। और आज भी मैंने ये मोबाइल का स्टैंड अमेज़ॉन से मंगाया है, जिस पे मैं अपना मोबाइल स्टैंड पे टांग के आपको ये पहली बार वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और वाईफाई भी यहाँ मैंने पहली बार लगाया नहीं, इधर उधर से मैनेज करके ही मैं अपने वीडियो को अपलोड करके आपको प्रस्तुत कर रहा था। तो ये सब बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आज जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें मेरे अच्छे खासे 750-800 व्यू मैंने देखे, तो मुझे खुशी हुई, मेरा मनोबल बढ़ा और मेरे सब्सक्राइब भी कुछ व्यूवर्स हुए हैं। तो 1160 के लगभग, 1170 के आसपास मैंने डाटा देखा है, तो उससे भी मेरा मनोबल बढ़ा। और जिस तरह से मैं अपने व्यू एनालिसिस करके देता हूँ कुछ बच्चों को, कुछ मेंबर्स मेरे व्हाट्सएप में भी आए हैं, उनको देख के भी मेरा मनोबल बढ़ा, बच्चों को भी अच्छा लगा, उनको भी एक खुशी हुई। और अपनी कमाई रोज़ मुझे बताते थे, तो वो तो मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, अपनी कमाई नहीं मत बताइए, वो भगवान को बुरा लगता है। हाँ, मुझे पता चलता है, चल जाता है कि आपको कुछ पैसा बच गया, आपने कुछ पैसा कमा लिया मेरे वक्तव्य से, क्योंकि मैं एडवाइस लिख के भी दे देता हूँ, बोल के भी दे देता हूँ, मैं हर तरह से दे देता हूँ। कमेंट्स जितने भी आते हैं दोस्तों यूट्यूब के, चाहे अच्छे आए या बुरे आए, मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैं सबका जवाब देता हूँ। अदरवाइज मैंने अदर यूट्यूबर्स के कमेंट्स देखे हैं दोस्तों, ब्लैंक ही पड़े रहते हैं, कोई जवाब नहीं देता। ज़्यादातर तो ब्लैंक ही मैंने देखा है। और जिसमें एक अलग अलग यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता। और इस तरह से जो टेलीग्राम चैनल है, मैंने किसी का देखा नहीं है, ना ही मैं उनमें कभी ज्वाइन किया है, ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। आप ही लोगों ने चैनल खुलवाया है, जो आप पूछते हो मैं उसका ज़रूर जवाब देता हूँ। हाँ, व्हाट्सएप पे टाइम लगता है, एनालिसिस करने में टाइम लगता है दोस्तों। पर्सनली बंदे को व्हाट्सएप पे जवाब देने में समय लगता है, उसकी प्राइवेसी थोड़ी कायम रखनी पड़ती है उसके अनुसार, कि सर सबको बताइए मत, ओके, नो प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज वट एवर वन वांट्स, आई प्रोवाइड द सिमिलर थिंग्स, सिमिलर सर्विसेज। तो इस तरह से अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैंने जो है इसकी सीधी प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी की है कि बाजार कल अभी तक तो मैं यही बता रहा हूँ, जिस तरह से SGX निफ्टी 17,963 से 17,700 और 200-250 पॉइंट में नीचे देख रहा हूँ दोस्तों। बाकी यूरोपियन मार्केट में 2-2.5% नीचे देख रहा हूँ, डेक्स, CAC, एवरी FTSE। तो जो मुझे ये डाउनफॉल दिखाई दे रहा है वो इंडियन मार्केट को भी नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से वार चल रहा है और जिस तरह से पोलैंड मिसाइल्स और असलों से भरा भरा है जेट ट्रेंड यूक्रेन के पायलट्स को दे रहे हैं, वो एक नई इसमें डिस्कवरी हुई है, एक नई अप्रोच पोलैंड एंड नियर बाई कंट्रीज कर रही हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग असल एंड अदर थिंग्स बाई अदर नेटो कंट्रीज और इवन US। तो दोस्तों US रशिया के पीछे से पड़े हुए हैं। एंड जिस तरह से मैं इन लोगों की मेंटेलिटी जानता हूँ, काफ़ी दबाव में कोई आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों, तो हमें भी उसका ध्यान रखना है। हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स तो हैं ही, ये एक्सटर्नल भी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है,
और मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उस मृत बच्चे को जो वहाँ की गोलाबारी में मरा है देते हुए इसी वीडियो को बहुत जल्दी से समाप्त करता हूँ। आप भी अपनी अपनी श्रद्धांजलि उस बच्चे को दें और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे हमारे सभी नागरिक उस देशों से और नियर बाई देशों से इवन छोड़ के हमारी वायु सेना उनको लेके अपने देश खुशी खुशी आए। इसी के साथ मैं सभी से विदा चाहता हूँ। नमस्कार।